नमस्कार साथियों। आज के पेपर की आंसर की टेस्ट सीरीज नंबर 2 की आंसर की के बारे में डिस्कस करें। इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि थर्ड पेपर के साथ साथ एक जो है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज भी हमने शुरू की है। उसके बारे में यदि आप डिटेल से जानना चाहते हैं कैसे पेपर होगा, क्या तरीका रहेगा, क्या फीस शेड्यूल रहेगा, कब कब पेपर होंगे, इसके बारे में सारा जो आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है या नीचे आपका पीडीएफ में फुटर में आपको मोबाइल नंबर दे रखे हैं, वहाँ जाके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फ़ोन करके। तो अब चलते हैं अपने आज के पेपर की आंसर शीट के बारे में डिटेल से देखने के लिए कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर रहा। पहला प्रश्न है, युद्ध में जाते अपने पति को अपना सिर काट कर देने वाली प्रसिद्ध हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर आपका रानी सहल कंवर होगा। ये रानी सहल कंवर बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह जी की पुत्री थी और इतिहास में हाड़ी रानी नाम से इतिहास में ये प्रसिद्ध हुई। इनका विवाह सलूम्बर के सरदार राव रतन सिंह के साथ हुआ था और रतन सिंह जब युद्ध पे जा रहे थे तो अपनी पत्नी के विरह में उन्होंने निशानी मांगे जाने पर हाड़ी रानी ने अपना सिर काट के थाल में सजाकर इनको निशानी के रूप में दी थी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो रानी सहल कंवर होगा। दूसरा प्रश्न है, 1947 में वीर बालिका कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? तो वो आपका रास्तपाल कांड है। डूंगरपुर रियासत में रास्तपाल सेवा संघ द्वारा संचालित पाठशाला को बंद करने के विरोध में शिक्षक नानाभाई खाट को बचाते हुए वीर बालिका कालीबाई इस घटना में शहीद हुई थी। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध कविता सेनानी निम्न में से किसने लिखी है? प्रसिद्ध कविता सेनानी मेघराज मुकुल ने लिखी है, जिसके मुखौटा है, लाइन है, चूड़ावत मांगे सेनानी सिर काट दियो छत्राणी। चौथे प्रश्न पे पहुंचते हैं। भक्त कवयित्री करमाबाई राजस्थान के किस क्षेत्र की निवासी थी? तो करमाबाई आपके नागौर की डूडी गोत की एक जाट लड़की थी और भगवान कृष्ण के प्रति इनकी भक्ति के कारण इतिहास में करमाबाई का नाम रहा। पांचवा प्रश्न है, वागीश्वरी नाम से इतिहास में प्रसिद्ध रमाबाई निम्न में से किसकी पुत्री थी? रमाबाई राणा कुंभा की पुत्री थी और संगीत शास्त्र की प्रकांड विद्वान होने के कारण, संगीत में निपुण होने के कारण इनको वागीश्वरी नाम से जाना जाता था। छठे प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। राजस्थान की मरु कोकिला नाम से विख्यात प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस जिले से है? तो अल्लाह जिलाई बाई आपके बीकानेर से संबंध रखती थी। आंसर होगा ए, बीकानेर। सातवां प्रश्न है, निम्न में से अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार कब शुरू किया गया था? तो 1994 में जो है ये शुरू किया गया था। अमृता देवी विश्नोई ने जोधपुर जिले में खेजड़ेली गांव में 1730 में वृक्षों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था और ये घटना मारवाड़ के शासक अभय सिंह राठौड़ के समय की है और ये जो घटना हुई थी भाद्रपद शुक्ला दशमी को हुई थी, इसलिए भाद्रपद शुक्ला दशमी को प्रतिवर्ष यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। आठवां प्रश्न है, देबारी समझौता 1708 के कारण इतिहास में चर्चित चंद्रक्वरी किसकी पुत्री थी? तो चंद्रक्वरी जो थी अमर सिंह द्वितीय, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह जयपुर के निवासी सवाई जयसिंह से हुआ था, जिनसे ईश्वरी सिंह नामक पुत्र का जन्म हुआ था। 9वें प्रश्न की तरफ जाते हैं। रानी उमादे के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, ये इतिहास में रूठी रानी नाम से प्रसिद्ध है। दूसरा कथन नंबर 2, ये भाटी शासक कल्याणमल की पुत्री है। दूसरा स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट तो सही है आपका, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। दूसरा स्टेटमेंट कल्याणमल की पुत्री थी, ये गलत है क्योंकि ये कल्याणमल की पुत्री नहीं थी, जैसलमेर के भाटी शासक लूणकरण की पुत्री थी और ये जोधपुर के मालदेव से इनकी शादी हुई थी और शादी के दिन से ही इनकी मालदेव के साथ अनबन होने की वजह से यह अजमेर में निवास अपना बना लिया था और अंत में गिरी सुमेल युद्ध के बाद जब मालदेव की मृत्यु हुई
उसके बाद में उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में उनकी पगड़ी के साथ ये शहीद हुई थी रूठी रानी। तो कथन एक ही सही है, कथन दो इसमें गलत होगा। गिंगोली का युद्ध 1807 निम्न में से किसके कारण हुआ? कृष्णा कुमारी, संयोगिता, हाड़ी रानी और उमा देवी। तो ये कृष्णा कुमारी के साथ हुआ था। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के शासक महाराणा भीम सिंह जी की पुत्री थी। भीम सिंह जी ने कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के राठौड़ शासक भीम सिंह के साथ तय कर दिया था, लेकिन भीम सिंह की कुछ समय बाद मृत्यु होने के कारण मेवाड़ के भीम सिंह जी ने जयपुर के कछवाहा शासक जगत सिंह जी के साथ कृष्णा कुमारी का विवाह फिक्स कर दिया। इस पर मारवाड़ के आपके भीम सिंह जी के छोटे भाई, चचेरे भाई और वर्तमान शासक मान सिंह ने विरोध दर्ज करवाया। उन्होंने ये कहा कि कृष्णा कुमारी का विवाह मारवाड़ के तख्त के साथ तय हुआ था। अब यदि उनका विवाह कछवाहा शासकों के साथ होता है तो ये उनका अपमान समझा जाएगा। और इसके बाद में गिंगोली 1807 में जयपुर के कछवाहा शासक जगत सिंह और मारवाड़ के मान सिंह के बीच गिंगोली नामक स्थान जो पर्वतसर नागौर में है, वहाँ पर दोनों के मध्य युद्ध होता है। मान सिंह पराजित होकर जोधपुर के दुर्ग में उनको शरण लेनी पड़ती है, लेकिन बाद में टोक के नवाब अमीर खां पिंडारी को लोभ दे के अपनी तरफ मिला लेते हैं। अमीर खां पिंडारी ने जो है मेवाड़ के भीम सिंह जी को कृष्णा कुमारी को मार देने की सलाह देते हैं और बाद में विवश होकर भीम सिंह जी ने उनको शरबत में जहर मिला के दे दिया, बताते हैं, ऐसी किंवदंती है। अब इसमें क्या सच्चाई है वो तो अपन नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा इतिहास में मिलता है। तो ये जो गिंगोली का युद्ध है 1807, वो कृष्णा कुमारी जी के विवाद की वजह से ये हुआ था। 11वां प्रश्न है आपका, रानी जसवंत दी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी की पत्नी थी। ये बिल्कुल सही है कथन। कथन नंबर 2 है, इन्होंने अपने पति को अकबर के विरुद्ध युद्ध में घायल होकर लौटने पर दुर्ग के दरवाजे नहीं खोले थे। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दोनों ही इसमें जो कथन 2 है वो गलत है। क्यों है? क्योंकि जसवंत दे जो हैं वो बूंदी के शासक शत्रुसाल की पुत्री थी और उन्होंने अपने पति जसवंत सिंह के अकबर के विरुद्ध नहीं, औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में घायल होकर लौटने पर महल के दरवाजे नहीं खोले थे। उन्होंने ये कहा था कि जो है राजपूत क्षत्रियां अपने पति की जाती हुई पीठ और आते हुए के केवल विजित चेहरा देखना चाहते हैं। यदि कोई पराजित होके आता है तो वो मारवाड़ का शासक है ही नहीं जो है। तो इस वजह से जो है रानी जसवंत दी के बारे में ये जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, क्योंकि ये बूंदी के शत्रुसाल की पुत्री थी और अकबर के विरुद्ध नहीं, ये जो औरंगजेब के विरुद्ध घायल होकर वापस लौटे थे तब दरवाज़ा नहीं खोला था। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयपुर राज्य के जयराम पेशा कानून जो 1924 में सेंटर में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो लागू किया गया था, उसकी अनुपालना में किस जाति को अपराधी जाति घोषित किया गया था? तो वो मीणा जाति है। इसमें कुछ समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा इसमें बता देता हूँ कि 1924 में भारत सरकार ने 1924 में मीणाओं को लूटपाट पाट और उपद्रव से परेशान होकर क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पारित किया था। उसी कानून के तहत जयपुर में भी जयराम पेशा कानून बनाकर मीणाओं को अपराधी जाति घोषित कर दिया था। और इस कानून के तहत मीणा जाति के प्रत्येक स्त्री पुरुष को जो भी 25 वर्ष से अधिक आयु के थे प्रतिदिन पुलिस थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। बाद में 1942 में दिल्ली में अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन हुआ था, जिसमें जयपुर के भंवरलाल सूथालाल मीणा और बिधि चंद ने भाग लिया था, जिसमें क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और जयराम पेशा कानून का पुरजोर विरोध किया इन लोगों ने। बाद में 1945 में श्री माधोपुर सीकर में मीणा सुधार समिति का गठन किया गया था। उसमें जयराम पेशा कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ और इस स्वरूप व्यापक आंदोलन को स्वरूप प्रदान करने के लिए जयपुर राज्य में 3 जुलाई 1946 को इस कानून को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है जयराम पेशा कानून है उसके बारे में थोड़ा मैंने आपको बताने का प्रयास किया। 13वां प्रश्न है, एक ही आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में शुरू किया गया था। इसके बाद में जो है अगला प्रश्न है आपका 14वां,
सिरोही क्षेत्र में एकी आंदोलन का संबंध निम्न में किन जनजातियों से था? तो ये जो है एकी आंदोलन का संबंध भील व गरासिया जनजाति से था। और 15वां प्रश्न है, मेवाड़ भील कोर एमबीसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो खेरवाड़ा में इसकी स्थापना की गई थी। 1841 में महाराणा सरदार सिंह के समय इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य भील क्षेत्रों में स्थायी शांति स्थापित करना था और इसे खेरवाड़ा में जो उदयपुर में था वहाँ पे इसकी जो है स्थापना की गई थी। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। गोविंद गिरी ने 1883 में भगत पंथ की स्थापना की, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है गोविंद गिरी ने 1911 में संप सभा की स्थापना की। तो इसमें कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है? तो सही कथन को अपने को चयन करना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ जो मैंने ये जो डेट्स हैं वो चेंज कर दी हैं। जो भगत पंथ की स्थापना 1911 में हुई और जो संप सभा की स्थापना 1883 में हुई, तो इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। 17वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड निम्न में से कब हुआ था? तो मानगढ़ जो हत्याकांड है वो 17 नवंबर 1913 को हुआ था। अक्टूबर 1913 में गोविंद गिरी ने भीलों को मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्र होने का संदेश भेजा था। 1 नवंबर 1913 को एमबीसी जो 1841 में स्थापित हुई थी उसके राजपूत रेजिडेंट और जाट रेजिमेंट तथा वेलीजली राइफल्स के सैनिकों ने मानगढ़ पहाड़ी को घेर लिया था। मानगढ़ बांसवाड़ा में है। और 17 नवंबर जो है 1913 को गोलीबारी हुई जिसमें लगभग 1500 भील मारे गए थे। गोविंद गिरी को गिरफ्तार करके अहमदाबाद जेल में भेज दिया गया था और संप सभा को अवैध घोषित कर दिया गया था। 18वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेवाड़ की पुकार निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेवाड़ की पुकार जो है वो एक ही आंदोलन से संबंधित है। और जो मोतीलाल जी तेजावत हैं उन्होंने एक आंदोलन के दौरान मेवाड़ के महाराणा के समक्ष जो 21 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया था उसे ही मेवाड़ की पुकार के नाम से पुकारा जाता है। तो 19वें प्रश्न पे पहुंचते हैं। ईडर में मेवाड़ भील को 1841 में किसके नेतृत्व में गोलीकांड किया गया था? तो ये मेजर सूठन जो हैं उनके नेतृत्व में गोलीकांड हुई थी। 200 व्यक्ति इसमें मारे गए थे। एमबीसी ने ये किया था। 20वें प्रश्न पे किस अभिलेख में ऊपरमाल के क्षेत्र को उत्तमाद्री कहा गया है? तो सीधा प्रश्न है। बिजोलिया शिलालेख में जो है ऊपरमाल क्षेत्र को उत्तमाद्री कहा गया है। बिजोलिया प्राचीन काल से ही विजयविल्ली नाम से भी जाना जाता था और बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के बीच का जो क्षेत्र है उसको ऊपरमाल नाम से जाना जाता है। इसी अभिलेख में ऊपरमाल को उत्तमाद्री कहा गया है। राणा सांगा ने अशोक परमार को खानवा के युद्ध में उनके अतुलनीय जो योगदान और बलिदान था उसके प्रसन्न होकर उनको ये बिजोलिया की जागीर उनको दी थी। 21वें प्रश्न की बात करें तो मेवाड़ महाराणा ने बिजोलिया के किसानों की मांग को जांच के लिए किसे भेजा था? तो ये आपका हामिद हुसैन जो है वो उनको भेजा था। किसानों ने अपनी समस्याओं का वर्णन करने के लिए राणा के पास नानजी और ठाकरे पटेल को भेजा था। किसानों ने तो नानजी और ठाकरे पटेल को भेजा था। बाद में महाराणा ने भी इसकी जांच करवाई। तो जांच जो महाराणा ने करवाई थी वो हामिद हुसैन नामक एक अधिकारी थे, उनको बिजोलिया भेजा था। और हामिद हुसैन ने ये जो किसानों की मांगे थे उनको सही माना था, लेकिन फिर भी जो है महाराणा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसने चंवरी कर का आरोपण किया था? तो राव कृष्ण सिंह जी, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। राव कृष्ण सिंह जी जो हैं उन्होंने चंवरी कर जो है अप्लाई किया था। 23वें प्रश्न पे पहुंचते हैं। केसरी सिंह ने अल्पवयस्क होने पर मुंसफरात के रूप में मुंसरिफ किसे नियुक्त किया गया था? तो ये अमर सिंह जी राणावत जो हैं उनको ये जो है मुंसरिफ नियुक्त किया गया था। 1914 में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई थी और उनका पुत्र केसरी सिंह अल्प आयु में ही राजा बना था और उन्होंने प्रशासक नियुक्त किया था अमर सिंह राणावत को। ठीक है। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन बिजोलिया ही है। 1897 में शुरू हुआ, 1941 तक चला, लगभग 44 साल ये सबसे लंबा आयु सबसे लंबे काल तक चलने वाला आंदोलन था। 44 साल ये चला।
और सबसे लंबा भी था, साथ में संगठित भी था, और सबसे बड़ी बात है लास्ट तक अहिंसक रहा। इसके प्रथम चरण में साधु सीताराम दास और पथकरण चारण ने इसका नेतृत्व प्रदान किया। द्वितीय चरण में जो है बाद में ये जो पथकरण चारण है उनको पुस्तकालय की नौकरी से हटा भी दिया था मेवाड़ रियासत ने। और बाद में ये जो साधु सीताराम दास जी हैं जो पहले चरण के नेतृत्व प्रदान किया था, उन्होंने विजय सिंह पथिक को जो है इसका नेतृत्व लेने के लिए आमंत्रित किया था। और 1915 से 23 का जो 8 साल का कार्यकाल है विजय सिंह पथिक ने इसको नेतृत्व प्रदान किया। और किसानों से संपर्क बढ़ाने के लिए इन्हीं विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारणी सभा, जिसका संचालन हरिभाई किंकर करते थे, उसका विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना भी विजय सिंह पथिक ने ही की थी। आगे 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेवाड़ सरकार द्वारा बिजोलिया आंदोलन को शांत करने के लिए गठित आयोग जो 1919 में गठित किया गया था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? बिंदुलाल भट्टाचार्य के नेतृत्व में था, बिल्कुल ये है। अमर सिंह जी और अफजल अली, यहाँ माणिक्य लाल वर्मा को इसमें शामिल नहीं किया गया था, तो जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका माणिक्य लाल वर्मा। 26वें प्रश्न की बात करते हैं। ब्रिटिश दबाव के कारण मेवाड़ प्रशासन ने बिजोलिया आंदोलनकारियों को 1922 में समझौता कर लिया था। स्टेटमेंट इज राइट। सेकंड जो रीजन है, इसका कारण है, इस ऊपर वाले कथन का कारण जो है, बिजोलिया जागीरदार ने 1922 के समझौते की भावनाओं को मानने से इनकार कर दिया था। तो ये कारण भी सही है, कथन भी सही है, और जो कथन कारण की व्याख्या भी करता है, तो 2 इसका आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है। प्रसिद्ध युगांतकारी गीत पंछिड़ा निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो जो पंछिड़ा जो गीत है वो माणिक्य लाल वर्मा द्वारा लिखा गया था। यह गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप न्यूज़पेपर निकाला था, और इसी गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप न्यूज़पेपर में बिजोलिया किसान आंदोलन के मुद्दों को उठाया जाता था। तो यहाँ पे माणिक्य लाल वर्मा हो जाएगा आपका। इसके बाद में बेगू किसान आंदोलन जो है वो कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी मैनाल के पास एक स्थान है भैरवकुंड, वहाँ पे भैरवकुंड से बेगू किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। राव अनूप सिंह ने विजय सिंह पथिक की मध्यस्थता से किसानों से एक समझौता कर लिया था। मेवाड़ सरकार ने समझौतों को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी और राव अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद कर दिया गया था। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था और उसकी पत्नी अंजना चौधरी ने महिलाओं का नेतृत्व प्रदान किया था। इस प्रकार ये बेगू किसान आंदोलन की एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया। 29वां प्रश्न है। ट्रेंच आयोग 1923 द्वारा किसानों पर गोलियां चलाने पर किन किसानों की मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पे 2 किसान थे भाई, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, जाट किसान नेता थे, और इनकी यहाँ पे जो है किसानों की मौत हुई थी, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 इनमें आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है। नीमूचना किसान आंदोलन की समस्याओं को कौन सी पुस्तक के माध्यम से उठाया जाता था? तो ये आपकी पुकार जो है नाम से एक समाचार पत्र, एक पुस्तक थी पुकार नाम से, उसको उठाया जाता था। नीमूचना अलवर का किसान आंदोलन था। इस आंदोलन की समस्या को माधव सिंह और गोविंद सिंह नामक 2 भाइयों ने एक पुस्तक लिखी थी, पुकार नामक पुस्तक है। उस पुकार नामक पुस्तक के माध्यम से माधव सिंह और गोविंद सिंह ने इस मुद्दे को उठाया था। 13 मई 1925 को नीमूचना हत्याकांड हुआ, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स कहा गांधी जी ने। शांतिपूर्ण सभा पर छज्जू सिंह नामक सेनापति ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें 50 लोग मारे गए थे, 1600 व्यक्तियों के लगभग घायल हुए थे। महात्मा गांधी ने इसी नीमूचना हत्याकांड को दोहरा हत्याकांड की संज्ञा दी थी, और छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता था। तो यहाँ छज्जू सिंह जो जनरल डायर की उपाधि यहाँ पे दी। इसी आंदोलन को दोहरा हत्याकांड महात्मा गांधी ने दिया। 50 आदमी मरे थे, 1600 घायल हुए थे। पुकार नामक पुस्तक में नीमूचना हत्याकांड का जो है उल्लेख मिलता है। माधव सिंह और गोविंद सिंह 2 भाई थे। ये सारी जानकारियाँ आपको इसमें देखना है। 31वां प्रश्न है। अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो ये मोहम्मद हादी नाम के एक व्यक्ति हैं। 1932 में इस संस्था की स्थापना की थी। अलवर भरतपुर में मेव किसान आंदोलन को संगठित करने के लिए मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक की संस्था की स्थापना
की थी। डाबी हत्याकांड निम्न में से कब घटित हुआ? तो 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ था। अब डाबी हत्याकांड था क्या? बूंदी के डाबी नामक गांव में किसानों द्वारा 2 अप्रैल 1923 को एक सम्मेलन किया, जिसमें हकीम इकराम खां हुसैन ने गोलियों पर गोलियां चलवा दी। नानक जी भील की यहीं पे गोली लगने पर 8 स्फोटी मृत्यु हो गई थी और बाद में माणिक्यलाल वर्मा ने उनकी स्मृति में एक अर्जी शीर्षक से गीत लिखा था और इस प्रकार ये जो है डाबी हत्याकांड था। 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। कांगड़ा कांड 1946 निम्न से किस रियासत से संबंधित है? तो ये बीकानेर रियासत से संबंधित कांगड़ा कांड था। अब कांगड़ा कांड था क्या? कांगड़ा बीकानेर के किसान आंदोलनों के इतिहास की अंतिम महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ पे एक कांगड़ा गांव है बीकानेर में। कांगड़ा गांव के जागीरदार ने 1946 में, जबकि अकाल पड़ा हुआ था, लोग भूख से मर रहे थे, उस समय भी किसानों से बलपूर्वक कर वसूल किया था और यही जो बलपूर्वक के जो टैक्स वसूल करने का काम था और उसका जो प्रतिरोध किसानों द्वारा किया गया, उसे कांगड़ा कांड 1946 के नाम से जाना जाता है। 34वां प्रश्न है, दुधवा खारा किसान आंदोलन के समय वहाँ का जागीरदार कौन था? तो दुधवा खारा जो किसान आंदोलन है उसके समय जो है वहाँ का जागीरदार सूरजमल सिंह था। महाराणा गंगा सिंह की विरोधी नीतियों को बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका में किसने प्रकाशित किया? तो चंदनमल बहड़ इसका आंसर होगा और चंदनमल बहड़ को झूठे मुकदमे में कठोर सजा दी गई थी, जिसे बीकानेर षड्यंत्र नाम से जाना जाता है। चंदनमल बहड़ ने ही महाराणा गंगा सिंह को विरोधी नीतियों को कश्मीर दिग्दर्शन बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका में प्रकाशित किया था। तो ये प्रश्न आपका आंसर हो जाएगा चंदनमल बहड़। 36वां प्रश्न है, मारवाड़ रियासत में तोल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मारवाड़ रियासत में तोल आंदोलन का नेतृत्व चांदमल सुराणा ने किया था। और ये जो तोल आंदोलन वो था क्या? वैसे तो मारवाड़ में 100 तोले का एक शेर था, है ना, किंतु सरकार ने ब्रिटिश भारत की तरह 80 तोले का एक शेर कर दिया, जिससे जनता में आक्रोश फैल गया और उसी के बाद ये तोल आंदोलन फैला और जिसका नेतृत्व चांदमल सुराणा जी ने किया था। 37वां प्रश्न है, कुख्यात चंडावल की दुखद घटना निम्न में से कब हुई थी? तो चंडावल की घटना 28 मार्च 1942 को हुई थी। चंडावल में उत्तरदायी शासन की स्थापना दिवस मनाने हेतु 28 मार्च 1942 को लोक परिषद के कार्यकर्ता एकत्र हुए थे, जिस पर सरकार द्वारा दमन चक्र चलाया गया और गांधी जी ने हरिजन पत्र में इस घटना की आलोचना की थी। 38वां प्रश्न है, जाट जो है क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? तो जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1931 में की गई थी। 39वां प्रश्न है, जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन निम्न में से किसकी देखरेख में प्रारंभ हुआ था? तो जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन पंडित खेमराज शर्मा के नेतृत्व में हुआ था। जाट क्षेत्रीय सभा के संस्थापक तो ठाकुर देशराज थे और इन्हीं ठाकुर देशराज ने जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन करवाया था, जिसमें यज्ञाचार्य जो थे, प्रधान यज्ञाचार्य खेमराज शर्मा था और खेमराज शर्मा की देखरेख में ये यज्ञ संपन्न हुआ था। 40वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावटी किसान आंदोलन के पक्ष में किसने आवाज उठाई? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो अपना शेखावटी किसान आंदोलन का जो आवाज़ उठाई थी वो सर पैट्रिक लॉरेंस थे। 41वें प्रश्न की तरफ पहुंचते हैं। निम्न में से कौन सा पंचताणे में शामिल नहीं है? तो चिड़ावा झुंझुनू इसमें शामिल नहीं है, बाकी मंडावा बिसाऊ ढूंढलोद इसमें शामिल हैं। 42वां प्रश्न है, कटराथल जो है कटराथल सम्मेलन 25 अप्रैल 1934 को निम्न में से किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? तो ये आपका किशोरी देवी हैं, इनकी अध्यक्षता में यह सम्मेलन हुआ था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपके पहला वाला ऑप्शन है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आपके इसके गवर्नर जनरल थे। मिस्टर लोकेट राजस्थान के पहले एजीजी थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ था? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में रखा गया था और शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1834-35 में ईस्ट इंडिया कंपनी
ने किया था और इस टुकड़ी का जो हेडक्वार्टर था वो झुंझुनू में रखा गया था। और इस टुकड़ी का स्थापना का उद्देश्य, ब्रिगेड का उद्देश्य ये था कि शेखावटी में कोई आंदोलन होता है तो तत्काल उसको कुचलना ही उसका जो है मुख्य उद्देश्य था। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी छावनियाँ थी? तो 6 छावनियाँ उस समय थी। कौन कौन सी थी? नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, एरनपुरा, देवली और नीमच। ये 6 करके 6 जो आपकी सैनिक छावनियाँ थी। 46वें प्रश्न में निम्न में से कौन असुमेलित है? तो असुमेलित को आपको छांटना है। मारवाड़ का मेकमैसन पॉलिटिकल एजेंट था, बिल्कुल सही है। मेवाड़ का मेजर सावर्स था, ये भी सही है। फिर इसके बाद में सिरोही का जेडी हाला है, ये भी सही है। भरतपुर का मेजर बर्टन ही था। भरतपुर का मोरिशन था, जबकि बर्टन कोटा का था। तो मेजर बर्टन तो कोटा का था, भरतपुर का मोरिशन था। तो इसलिए ये जो आपका अल्टरनेट है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 4th आंसर आपका आंसर होगा। 47वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग जो थे वो आपके गवर्नर जनरल थे। सॉरी, इसमें मार्क करना जो है रह गया। लॉर्ड क्लाइव जो सेकंड ऑप्शन है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। साथ ही थोड़ा सा और ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति के समय कुछ और डेटा आपको पूछ सकते हैं परीक्षा में। जैसे राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, गवर्नर जनरल पैट्रिक लॉरेंस था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय पोमस्टर्न थे 1857 की क्रांति के समय। और जो है यहाँ पे ब्राउन बेस के स्थान पर एलनफील्ड नामक एक बंदूक दी गई थी जो तात्कालिक कारण बना था। 29 मार्च और 28 मई, 8 अप्रैल, ये 3 डेट आपको ध्यान रखनी है। 29 मार्च को बैरकपुर छावनी में आंदोलन हुआ था और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। 48वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ था? तो धौलपुर जो है वो 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र था। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न को भूला चेंज कर सकता है, थोड़ा डाइवर्ट कर सकता है। राजस्थान का तो सबसे बड़ा कोटा था, धौलपुर था। लेकिन यदि मारवाड़ का पूछे तो अव्वा पाली वाला विद्रोह जो था वो सबसे बड़ा था मारवाड़ का। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 49वां प्रश्न है, नसीराबाद छावनी में 1857 के विद्रोह के बाद ये किस अंग्रेज अधिकारी का कथन है कि नसीराबाद छावनी के विद्रोही यदि दिल्ली न जाकर अजमेर आते और मैगजीन दुर्ग को लूटते तो विद्रोह का परिणाम कुछ और होता। तो ये जो स्टेटमेंट है वो आपका प्रिचार्ड का है। तो ये प्रिचार्ड इसका आंसर हो जाएगा। 50वां जो क्वेश्चन है, भरतपुर में 1857 की क्रांति का विद्रोह किसके द्वारा किया गया? तो भरतपुर में 1857 की विद्रोह जो है गुर्जर और मेव जो है उनके द्वारा किया गया था भरतपुर में। 51वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? तो ये जो हैं अपने मारवाड़ के शासक तख्त सिंह महाराणा तख्त सिंह महाराजा तख्त सिंह जी थे। और 52वें प्रश्न की तरफ चलें तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी नामा का नारा 1857 की क्रांति के समय किसने दिया था? तो शिवनाथ सिंह जी जो थे उन्होंने ये नारा दिया था। 53वां प्रश्न है, अव्वा के ठाकुरों की कुल देवी कौन थी? तो ये सुगाली माता हैं। सुगाली माता इसका आंसर होगा, अव्वा के ठाकुरों की कुल देवी। इसके ऐसा माना जाता है सुगाली देवी के 10 सिर और 54 हाथ होते हैं भाई। और क्रांति के बाद अंग्रेज अधिकारी थे एक होम्स, ये होम्स ने उस मूर्ति को वहाँ से अव्वा से उठा लिया था और अजमेर ला के स्थापित किया था। वर्तमान ये मूर्ति बागड़ संग्रहालय पाली में स्थित है। जो अव्वा के ठाकुर की कुलदेवी है सुगाली माता, उसकी वर्तमान मूर्ति बागड़ संग्रहालय है पाली में, वहाँ पे स्थापित है। होम्स वहाँ से अजमेर लेके आया था और इस जो देवी है उसके नाम के लिए प्रसिद्ध है। 10 हाथ और 54 हाथों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। 1857 की क्रांति की देवी भी इन्हीं को संज्ञा इसकी दी गई है। प्रसिद्ध बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो बिथोड़ा का युद्ध जो 8 सितंबर 1857 को हुआ था। 55वां प्रश्न है, किस युद्ध को काला गोरा की युद्ध की संज्ञा दी जाती है? तो जो चेलावास का युद्ध है उसको काला और गोरा की संज्ञा दी जाती है। काला गोरा का युद्ध जो है वो चेलावास के युद्ध को कहा जाता है। 56वें प्रश्न की तरफ बढ़ें तो निम्न में से 1857 की क्रांति के किस अंग्रेज अधिकारी की कब्र पर रैबारी जाति के लोग मन्नत मांगने आते हैं? तो ये आपके मैकमोसन जो हैं
उनकी कब्र पे आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ये इस वजह से आते हैं कि वो अंग्रेज़ अधिकारी थे और उनको मानते हैं। यहाँ पे ऐसे मानते हैं कि किसी जो है कोई और एक ऊँट की कब्र यहाँ पे बताते हैं। हाँ, तो यहाँ ऊँटों की कब्र, ऐसा मानते हैं कि ऊँटों की कब्र है, उस कब्र की वजह से, और मैकमैसन की कब्र भी वही है, इस वजह से ये लोग वहाँ जाते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन प्रश्न का यदि ऐसा प्रश्न पूछे तो आपको विकल्प में यही करना है, मैकमैसन। 57वां प्रश्न है, अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष किस स्थान पर आत्मसमर्पण किया था? तो आपका नीमच इसमें आंसर हो जाएगा। कुशाल सिंह के अपराधों को जांच करने के लिए मेजर टेलर आयोग बनाया था, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बटन ने किन दो निजी डॉक्टरों की हत्या क्रांतिकारियों द्वारा कर दी गई थी? तो ये सैडलर और कोटम थे, इनकी हत्या की गई थी। फ्रैंक और आर्थर सैडलर और कोटम के पुत्र थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। हत्या केवल सैडलर और कोटम की थी, लेकिन फ्रैंक और आर्थर इनके साथ थे, इसलिए ये ऑप्शन मैंने आपको दिया है। 49वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति का एकमात्र ऐसा विद्रोह जिसमें महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया तो टोक विद्रोह था। यहाँ की जो है 1857 की क्रांति में टोक का नवाब था वजीदुल्ला था, और उन्होंने अपने सैनिकों को वेतन देने से मना कर दिया था। तो यहाँ की जो महिलाएं और जो बच्चे हैं वो भी विद्रोह में कूद पड़े थे, रोजी रोटी का सवाल था। इस वजह से टोक विद्रोह में वजीरुद्दौला के समय जो 1857 की क्रांति हुई उसमें महिला और बच्चों ने भी भाग लिया था। 60वां प्रश्न की तरफ चलें। 1857 की क्रांति के समय किस शासक को अंग्रेज समर्थक होने के कारण उसकी प्रजा ईसाई राजा कहकर पुकारती थी? ईसाई राजा की उपाधि किस शासक को थी? तो वही है आपके वजीरुद्दौला, टोंक के शासक। तो इनको ये ईसाई राजा के नाम से पुकारा जाता था। 61वां प्रश्न है, मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी नाही तो का छार भरी मुट्ठी, ये पंक्तियां किस प्रसिद्ध ग्रंथ की हैं? ये पद्मावत की हैं। 1542 में शेरशाह के समय जो है ये लिखा गया था। महारानी चित्तौड़ की रानी पद्मावती के बारे में इसमें उल्लेख है, और मलिक मोहम्मद जायसी नामक जो हैं वो लेखक हैं, उन्होंने ये बात लिखी है। 62वां प्रश्न है, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की थी, लेकिन 1931 के बाद 8 से 9 मई 1938 को जाकर 1938 में जाकर जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। स्थापना 1931 में ही हो गई थी, लेकिन 1938 में जाकर इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। इस अधिवेशन के तुरंत बाद जमनालाल को गिरफ्तार कर लिया था, और इस गिरफ्तारी पर महात्मा गांधी बड़े क्रोध हुए थे, और उन्होंने ये कहा था कि बजाज की गिरफ्तारी को हम राष्ट्रीय प्रश्न बना देंगे। तो ये जो प्रश्न होगा आपका जमनालाल बजाज से, इसका आंसर हो जाएगा, निम्न को सुमेलित कीजिए। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हो गई थी, आपको पता है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। मेवाड़ की 1938 में हुई थी। जैसलमेर की स्थापना 1945 में हुई थी। तो फर्स्ट वाला जो आंसर वो है, विकल्प है, वो आपका हो जाएगा। अब जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है, इसके बारे में असत्य कथन यहाँ पे पूछा है। तो असत्य कथन, जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर में हुआ था। पहला जो विकल्प है उसको देखते हैं। यह 17 सितंबर 1942 को जयपुर प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग करने के लिए हुआ था। ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा जो स्टेटमेंट है, ये समझौता जयपुर प्रजामंडल प्रमुख हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था। ये भी स्टेटमेंट सही है। बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया था। ये भी कथन बिल्कुल सही है। लेकिन आज़ाद मोर्चे का उद्देश्य भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियों को संचालित करने के लिए था, क्योंकि ये मिर्जा इस्माइल और जो है आपके हीरालाल शास्त्री के मध्य जो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था उससे नाराज थे बाबा हरिश्चंद्र, और इस वजह से भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियों को जयपुर में भी संचालित करने के पक्षधर थे आपके बाबा हरिश्चंद्र। तो इन गतिविधियों को नियंत्रित करना इसका उद्देश्य नहीं था, उस गतिविधियों को संचालित करना इसका उद्देश्य था। तो ये चौथे वाला स्टेटमेंट आपका गलत होगा। कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल द्वारा मनाया गया था? कृष्णा दिवस जो है वो मारवाड़ प्रजामंडल द्वारा मनाया गया था। और हुआ क्या था कि 1936 में मारवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा जो ये
प्रजामंडल मनाया गया था और प्रजामंडल को अवैध घोषित करने के विरुद्ध में जो है ये जो है कृष्णा दिवस मनाया गया था। 66वां प्रश्न है, राजस्थान का जतिन दास किसको कहा जाता है? तो राजस्थान का जतिन दास आपका बाल मुकुंद बिस्सा हैं और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान 19 जून 1942 को जेल में ही भूख हड़ताल कर रहे बिस्सा की मृत्यु हो गई थी और इसी वजह से इनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। 66वां प्रश्न है, सर्वहितकारिणी सभा का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो सर्वहितकारिणी सभा का संबंध बीकानेर से है। स्वामी गोपाल दास ने बीकानेर राज्य में जनजागृति पैदा करने का कार्य किया था। गोपाल दास ने ही 1913-14 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी और इस सभा के माध्यम से जनता को अपने अधिकारों तथा अंग्रेजी संरक्षण के दोषों से परिचित करवाया करते थे। 68वें प्रश्न की तरफ जाते हैं। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल कौन सा है जिसकी स्थापना रियासत से बाहर किंतु राजपूताना के सीमाओं के भीतर हुई? तो वो आपका जैसलमेर है। क्यों? क्योंकि जैसलमेर की स्थापना जो है वो आपके बीकानेर में शायद हुई थी। 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जो है मीठालाल व्यास ने की थी। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान किस रियासत ने बीरबल दिवस मनाया था? तो प्रजामंडल जो आंदोलन के दौरान बीरबल दिवस आपके बीकानेर रियासत ने मनाया था, बीकानेर प्रजामंडल ने। 30 जून 1946 को गंगानगर के राय सिंह नगर जो है वहाँ पर तिरंगा यात्रा के दौरान गोलीकांड हुआ था जिसमें बीरबल सिंह घायल हुए थे और 1 जुलाई को मृत्यु हो गई थी। इसलिए 17 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत में 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था। अब देखो यहाँ पे निम्न को सुमेलित कीजिए। मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर और इधर है भंवर लाल सर्राफ, बलवंत सिंह मेहता, मघाराम वेद और कपूरचंद पाटनी। तो यहाँ पे मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो बलवंत सिंह मेहता ने की थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपका भंवरलाल सर्राफ ने की थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी और बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मघाराम वेद। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा। निम्न में से बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये अभी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना देखो कलकत्ता में हुई थी 1936 में। कलकत्ता में एक हॉल है, भवन है, रत्नाबाई संस्था का भवन है, हॉल है बड़ा, वहाँ पे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी और बीकानेर प्रजामंडल का जो संस्थापक थे, अध्यक्ष जो थे, वो मघाराम वेद को बनाया गया था। तो इस प्रकार ये आंसर आपका कलकत्ता हो जाएगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना निम्न में से कहाँ हुई थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना उदयपुर में ही की गई थी। बलवंत सिंह जी मेहता इसके अध्यक्ष थे। भूरे लाल भैया को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया था और माणिक्य लाल को इसका महामंत्री बनाया गया था। अब ये जो है 73वां प्रश्न जो है, निम्न में से किस प्रजामंडल की स्थापना अपने रियासत से बाहर हुई? तो ये मैंने सारा जो बाहर केवल 4 रियासतों की स्थापना हुई है। सिरोही की भी बाहर हुई है, देखो सिरोही की आपकी बम्बई में हुई थी, ठीक है। बीकानेर की आपकी कलकत्ता में हुई है। जैसलमेर की जोधपुर में हुई है, जैसलमेर की जोधपुर में हुई है और भरतपुर की रेवाड़ी में हुई है। तो राजस्थान के जितने प्रजामंडल हैं उनमें केवल 4 ही प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना बाहर हुई है। सिरोही की, दोबारा रिपीट करो, सिरोही की बम्बई में, बीकानेर की कलकत्ता में, जैसलमेर की जोधपुर में और जो है भरतपुर की रेवाड़ी में। इस प्रकार ये उपरोक्त सभी इसके आंसर हो जाएंगे। रास्तापाल घटना के संदर्भ में असत्य कथन छांटिए। यह घटना 19 जून 1948 को रास्तापाल नामक गांव में हुई थी। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 19 जून को तो हुई थी लेकिन 1948 को नहीं हुई थी, 1947 को हुई थी। तो ये स्टेटमेंट गलत है। इस घटना में कालीबाई नामक भील बालिका शहीद हुई थी। हाँ, ये शहीद हुई थी, सही है। और रास्तापाल डूंगरपुर जिले में स्थित है। तो उपयुक्त सभी इसमें असत्य कथन हैं। 4 नंबर का ऑप्शन इसमें आपका आएगा। 75वां प्रश्न देखते हैं। तासीमो कांड निम्न में से किस रियासत से संबंधित है? तो तासीमो कांड आपका धौलपुर रियासत से संबंधित था।
12 नवंबर 1946 को धौलपुर के तासिमो नामक गांव में प्रजामंडल अधिवेशन में रियासती सैनिकों द्वारा 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी, जिसे तासिमो कांड कहा जाता है। इसमें शहीद होने वाले दोनों व्यक्ति छतर सिंह और पंचम सिंह थे। 76वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राजपूताना का प्रथम समाचार पत्र कौन है? तो राजपूताना का प्रथम समाचार पत्र जो है वो मजहरुल सरूर है। 1849 में भरतपुर रियासत ने इस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। उधर यदि नवीन राजस्थान की बात करें तो नवीन राजस्थान 1921 में ब्यावर अजमेर से निकाला गया था। इसको बाद में इस पर रोक भी लगाई गई थी। उसका नाम बदलकर तरुण राजस्थान नाम से प्रकाशित किया गया था। और आगी बाण की बात करें तो राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र है यह आगी बाण, 3 नंबर वाला ऑप्शन। और ब्यावर से निकला था, जय नारायण व्यास निकाला करते थे। ठीक है, 77वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र जय नारायण व्यास से संबंधित नहीं है? तो अखंड भारत, आगे बाण और तरुण राजस्थान तो आपके जय नारायण व्यास ही निकालते थे। लेकिन प्रजा सेवक जो समाचार पत्र है वो कोई अचलेश्वर प्रसाद शर्मा थे, वो इसको निकालते थे। और प्रजा सेवक वीकली थी, साप्ताहिक समाचार पत्र था, तो वो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा का है। यहाँ पे जय नारायण व्यास से संबंधित अखंड भारत, आगे बाण और तरुण राजस्थान ही है। 78वें प्रश्न की तरफ जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा अजमेर से प्रकाशित किया जाता था? तो वो जो है त्याग भूमि जो है वो आपकी हरिभाऊ उपाध्याय द्वारा अजमेर से प्रकाशित होता था। 1927 से ये शुरू किया गया था और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का श्रेय इसी समाचार पत्र को जाता है। लोकवाणी तो देवी शंकर तिवाड़ी ने निकाला था, तो ये तो छोड़िए आप। 49वें प्रश्न में सज्जन कीर्ति सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया था? तो सज्जन कीर्ति सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन 1876 में हुआ था। 1876 में मेवाड़ के सज्जन सिंह जी द्वारा सज्जन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी और उसमें साप्ताहिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर प्रकाशन शुरू हुआ था उसी समय। केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीराज चुंगटिया नामक सोरठे मेवाड़ के किस शासक को भेंट किए थे? तो महाराणा फतेह सिंह जी जो थे उनको ये भेंट करने के लिए हुआ था भाई। 1903 की बात है। 1903 में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली दरबार आयोजित किया था। उसी दरबार में भाग लेने के लिए महाराणा फतेह सिंह जी दिल्ली जा रहे थे। अतः उन्हें रोकने के लिए केसरी सिंह बारठ ने चेतावनीराज चुंगटिया नामक एक 13 सोरठे डिंगल भाषा में लिखे थे और महाराणा फतेह सिंह ने इन सोरठों को पढ़ने के बाद दिल्ली तो गए लेकिन दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। तो इससे संबंधित 2-3 प्रश्न आपको यहाँ पे और ध्यान रखना है। 13 सोरठे लिखे थे, फतेह सिंह के लिए लिखे थे और जो है आपका डिंगल भाषा में थे। ठीक है, 81वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। वीर भारत सभा की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारठ ने 1910 में की थी। 1910 में केसरी सिंह बारठ ने, साथ में ही विजय सिंह पथिक थे, अर्जुन लाल सेठी थे इत्यादि ने साथ मिलकर वीर भारत समाज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य राजस्थान में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रसार करना था। 82वें प्रश्न में निम्न में से केसरी सिंह बारठ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? राज सिंह चरित्र और रूठी रानी दोनों ने इनको केसरी सिंह ने लिखा था। प्रताप चरित्र भी लिखा था और चेतावनीराज चुंगटिया 13 सोरठे डिंगल भाषा, ये भी सही है। दुर्गादास चरित्र भी इन्होंने लिखा था। अश्व घोष की बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद भी इन्होंने किया था। तो ये सारी जो बुक्स हैं मैंने एक ही प्रश्न में आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाई हैं कि केसरी सिंह बारठ ने कौन कौन सी बुक लिखी हैं। ये सारी बुक उन्होंने की हैं। राज सिंह चरित्र भी उन्होंने लिखा है, रूठी रानी भी उन्होंने लिखा है, प्रताप चरित्र और चेतावनीराज चुंगटिया तो हैं ही हैं, दुर्गादास चरित्र और अश्व घोष की बुद्ध चरित्र का हिंदी अनुवाद है। इसलिए ये 8 जो बुक है इनको थोड़ा ध्यान रखना, कोई सा भी बुक इसमें पूछ सकता है। 83वां प्रश्न है। निम्न में से किसने कामड़िया पंथ चलाया? तो रामदेव जी इसके आंसर हो जाएंगे। रामदेव जी है ना कृष्ण के अवतार माने जाते हैं और रोणेचा जैसलमेर में उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव को मिटाने के लिए एक आंदोलन चलाया था। उसी आंदोलन को कामड़िया पंथ कहा जाता है। और कामड़िया पंथ की महिलाएं 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध हस्त होती हैं, जो अपने शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर 13 प्रकार के कर्तव्य दिखाती हैं और ये बहुत अच्छा लगता है। 84वें प्रश्न की तरफ पहुँचते हैं। सुमेलित करना है। नेजा रामदेव जी की ध्वजा है, बी ऑप्शन से मिला दीजिए। देवरा, छोटे जो गाँवों में छोटे छोटे मंदिर होते हैं, देवस्थान होते हैं, उनको देवरा कहा जाता है। घोड़ला होता है लोग किसी भी लोक देवता का पुजारी जिसमें उसकी छाया आती है,
उसको घोड़ा लगाते हैं। और जातरू, यदि लोग देवता के भक्त लोग जो उसके दर्शनार्थ जाते हैं उनको जातरू कहा जाता है। तो आपका ये जो आंसर हो जाएगा BACD, BACD हो जाएगा इसमें। निम्न में से पंचपीरों में प्रथम पंचपीर के रूप में मान्यता प्राप्त पीर कौन है? बाबूजी आपके इसके आंसर हो जाएंगे। 86वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लोक देवता ऐसा है जिसके पुजारी के वंश में वृद्धि ही नहीं होती बल्कि वे लोग पुत्र को गोद लेकर काम चलाते हैं? तो मेहाजी मांगलिया जी जो हैं राजस्थान के लोक देवता, वो इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये लोग, यदि कोई मेहाजी मांगलिया जी का पुजारी बन जाता है तो उसके वंश में वृद्धि नहीं होती है और वो एक दूसरे कहीं इधर उधर करके ही वो अपने वंश का वृद्धि करते हैं। निम्न में से असुमलित को छांटिए। छोटी तीज भाद्रपद शुक्ला तृतीया कोई मनाते हैं, बिल्कुल सही है। बड़ी तीज सावन शुक्ला तृतीया कोई मनाते हैं, ये भी सही है। उबछठ भाद्रपद शुक्ला षष्ठी को नहीं है, उबछठ शुक्ला षष्ठी नहीं है, भाद्रपद कृष्णा षष्ठी ही है। तो ये जो उपछठ है वहाँ शुक्ला की जगह यदि कृष्ण होता तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता। और हलाष्टमी भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को ही मनाते हैं, ये सही है। हरितालिका जो है, हरितालिका तीज जो है भाद्रपद शुक्ला तृतीया को मनाए जाते हैं। चौथा ऑप्शन है, पति की दीर्घायु के लिए महिलाएं हरितालिका तीज भाद्रपद शुक्ला तृतीया, ऑप्शन नंबर 4 भाद्रपद शुक्ला तृतीया को मनाते हैं हरितालिका तीज। तो ये आपका चौथा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नरक चतुर्दशी का त्योहार निम्न में से कब मनाया जाता है? तो नरक चतुर्दशी जो होता है वो कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी, इसमें ऑप्शन नंबर 2 होगा भाई, ये थोड़ा ध्यान रखना। कृष्णा चतुर्दशी का होगा, ये शुक्ला चतुर्दशी को नहीं होगा। 89 में 4 नहीं होगा, 89 में 2 होगा। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी। 90 प्रश्न में सुमेलित कीजिए तथा सही कूट उत्तर का चयन कीजिए। कपिल धारा का मेला जो है सहरिया जनजाति का कुंभ माना जाता है। कपिल मुनि का मेला जो है जांगड़ का कुंभ कहलाता है। वैणेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ होता है। और गोमती सागर का मेला हाड़ूती का सुरंगा मेला है। इसलिए पहला नंबर का ऑप्शन जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहा, चर्चित रहा भोजन थाली मेला निम्न में से कहाँ लगता है? तो ये कामा भरतपुर में ये मेला लगता है। 92वां प्रश्न है, सुमेलित को असुमेलित को छांटे और सही उत्तर का चयन कीजिए। पोथीखाना जो है वो आपका जयपुर में है, सही है। मानसिंह पुस्तक प्रकाश जोधपुर में है, सही है। जिन भंडार जैसलमेर में, ये भी सही है। और जिन भद्र सूरी चित्र भंडार, ये बाड़मेर में जो लिख रखा है वो गलत है, क्योंकि जिन भद्र सूरी चित्र भंडार भी जैसलमेर में ही है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। 93वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मेवाड़ शैली की उपशैली नहीं है? कौन मेवाड़ शैली की उपशैली है? उनियारा शैली जो है वो ढूंढार शैली की है, जबकि नाथद्वारा शैली, चावड़ शैली और उदयपुर शैली जो है मेवाड़ शैली की उपशैली है। लेकिन उनियारा शैली ढूंढार शैली की है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 94वां प्रश्न है, उस्ता कला चित्रण तथा मध्यरण कला चित्रण कौन सी चित्र शैली के अंतर्गत शामिल किए गए हैं? तो ये आपके बीकानेर चित्र शैली है, उसमें शामिल किए गए हैं। 95वां प्रश्न है, साहिबा नामक महिला चित्रकार का संबंध निम्न में से किस चित्र शैली से है? तो साहिबा नाम की महिला चित्रकार जो थी वो आपके अजमेर शैली से संबंधित है। सुमेलित कीजिए और सही कूट उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे बील कला जो है पश्चिमी राजस्थान में मिट्टी के द्वारा जो गृह सज्जा का कार्य किया जाता है उसको बील कला कहा जाता है। और सांझी होता है, गाय के गोबर से घर के आंगन या पूजा स्थल पर जो आकृति बनाई जाती है उसको सांझी कहते हैं। और पाना जो है वो कागज पर लोक देवी या देवता का जो चित्रण होता है उसको पाना बोलते हैं। और मांडना जो है मांगलिक अवसरों पर आंगन में विभिन्न प्रकार की ज्योमितीय आकृतियां जो बनाते हैं उनको मांडना कहते हैं। इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 96 में 2। 97वें प्रश्न है, असुमेलित कौन सा है? तो अजरक प्रिंट जो है वही असुमेलित है, क्योंकि अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट दोनों बाड़मेर की है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसलमेर दे रखा है वो गलत है। आजम प्रिंट चित्तौड़ की है, जाजम प्रिंट अकोला की है, सही है सारे कथन, लेकिन अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, ये कथन स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत हो जाएगा। 98वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। जस्ते की मूर्तियाँ जो हैं वो आपकी जोधपुर में बनती हैं। कास्ट कला, जस्ते की मूर्तियाँ आपकी
जोधपुर में मिलती है। कास्ट कला जो है बस्सी चित्तौड़ की, रमकड़ा गलियाकोट सही है, और गलीचे जोधपुर में बनते हैं। तो ये सीधा सीधा ही हो जाएगा ए बी सी डी वाला ऑप्शन, और ये आपका चौथे नंबर का ऑप्शन में ए बी सी डी दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। असुमेलित को छांटिए, तो करणी माता का वाहन काबा है, सफ़ेद चूहे हैं, सही बात है, करणी माता बीकानेर में। नागणीची माता राठौड़ों की कुलदेवी, चील इनका वाहन है, सही। चक्रेश्वरी माता सफ़ेद कबूतर इसके वो नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। स्वांगिया माता जो है सुगन चिड़ी है, ये आपका सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रेश्वर माता सफ़ेद कबूतर। लास्ट प्रश्न है, सुमेलित कीजिए और सही कूट उत्तर का चयन कीजिए। चामुंडा माता जोधपुर के राठौड़ की आराध्य देवी है, सही। करणी माता बीकानेर के राठौड़ की आराध्य देवी है, सही। अंजनी माता भाटियों की कुल देवी है। अंजनी माता आपकी करौली की यादवों की कुल देवी है, और स्वांगिया माता भाटियों की कुल देवी है। इस प्रकार का आपके 100 प्रश्न होते हैं, और ये 100 प्रश्न होने के बाद आपको एक खुशखबरी मैं आपको दे देता हूँ कि इतिहास यदि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप 9588271132 पर आप ज्वाइन हिस्ट्री करके एक मैसेज टाइप करेंगे, हम आपसे संपर्क कर लेंगे, और बहुत अच्छे तरीके से हिस्ट्री का यदि राजस्थान में टेस्ट सीरीज के मामले में रेफरेंस देके यदि कोई टेस्ट सीरीज चला रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कहीं भी आपको इस तरीके की टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें हमने एक अलग से एक सिस्टम ऐसा डेवलप किया है कि प्रश्न बनाने के बाद प्रश्न को कहाँ से उठाया, केसी श्रीवास्तव से उठाया, आधुनिक भारत ग्रोवर से उठाया, या कहाँ से कौन सी रेफरेंस एनसीईआरटी से उठाया, कहाँ से उठाया प्रश्न को, उसका आपको पेज संख्या, बुक का नाम और पेज संख्या भी हम देंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। थैंक यू वेरी मच।